नमस्कार, स्वागत है आपका सी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा की। देखिए, कोविड को लेकर पूरे देश और दुनिया में चिंता की लकीरें उठना स्वाभाविक था, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना था कि जब से कोविड का आउटब्रेक हुआ है, जब से कोविड पर बहस चली है, हमने दूसरी जानलेवा बीमारियों पर चिंता करना या उसके बारे में बात करना छोड़ दिया है। लेकिन जैसे जैसे लोग कोविड से अब उबर रहे हैं, कोविड काल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम वापस उन बीमारियों की तरफ लौट गए हैं जो हमारे जीवन में क्षणिक तौर पर नहीं बल्कि लंबे समय के लिए एक थ्रेट बनकर मौजूद हैं। और इन्हीं में सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है कैंसर। जी हाँ, कैंसर को लेकर एक हालिया शोध जिसको आईसीएमआर और एनसीडीआईआर ने किया है, इस शोध में यह पाया गया है कि 2025 तक कैंसर भारत में 12% ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आज जितने पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं उससे 12% पेशेंट ज्यादा 2025 में हमें दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि कैंसर, हर तरह का कैंसर इसमें शामिल है। कैंसर कम होने की बजाय हमारे समाज में अपने पांव और मजबूत करेगा। तो फिर क्या किया जाए कैंसर से लड़ने के लिए? बातें तो बहुत होती हैं कैंसर के नाम पर, शोध भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसे पार पाना अभी भी इंसान के लिए मुश्किल बना हुआ है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको शोध के निष्कर्ष क्या हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझ लीजिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। लाइलाज कोरोना से मजबूती से दो हाथ कर रहे हिंदुस्तान के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना से आज नहीं तो कल हमारा जीतना तय है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हमें लंबी लड़ाई के लिए वापस खुद को मजबूत करना होगा। जी हां, कैंसर दरअसल आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनसीडीआईआर यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी करके बताया है कि अगले 5 साल में कैंसर का शिकंजा भारत पर और ज्यादा मजबूत होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक देश में कैंसर के मामले 12% तक बढ़ जाएंगे। इस साल के आखिर तक देश में कैंसर से करीब 14 लाख मामले होंगे, तो वहीं 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 16 लाख के करीब पहुंच सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक इस साल देश में तंबाकू से होने वाले कैंसर के मामले 3,77,000 रहने का अनुमान है, जो 2020 के कैंसर के कुल मामले का 27.1% है। पेट के कैंसर की बात करें तो 2020 में ये 2,73,000 रहेगा, जो कुल कैंसर का 19.8% है। वहीं 2020 में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 2 लाख यानी 14.8% और सर्विक्स कैंसर के मामले 75,000 यानी 5.4% तक पहुंचने का अनुमान है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों में कैंसर के केस बढ़ेंगे। पुरुषों में जहां फेफड़े, मुंह, पेट और आंत का कैंसर आम होगा, तो महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर के मामले बढ़ेंगे। आने वाले सालों में भी तंबाकू कैंसर की सबसे बड़ी वजह बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पुरुषों में कैंसर के मामले 6,79,000 रहेंगे, जो 2025 तक 7,63,000 हो जाएंगे। वहीं महिलाओं में 2020 में 7,12,000 केस और 2025 तक 8,06,000 केस तक पहुंचाएंगे। पुरुषों की प्रति लाख आबादी के आधार पर सबसे ज्यादा मामले मिजोरम की राजधानी आइजोल में 259.4 हैं, जबकि सबसे कम मामले उस्मानाबाद और बीड जिले में 39.5 हैं। इसी तरह महिलाओं की प्रति 1 लाख आबादी पर 219.8 केस अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में हैं, जबकि उस्मानाबाद और बीड में यह दर 49.4 है, जो सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के बच्चों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। राजधानी में 19 साल तक के लड़के और लड़कियों में कैंसर की दर देश में सबसे अधिक है। दिल्ली में 0 से 14 साल तक के बच्चों में देश का 3.7% केस और 0 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों में कैंसर की दर 4.9% है। इसमें सबसे ज्यादा मामले ल्यूकीमिया के हैं। कैंसर पीड़ित बच्चों में लड़के और लड़कियों की संख्या करीब करीब बराबर है।
ICMR और NCDIR की रिपोर्ट में कैंसर से बचने के कई तरीके बताए गए हैं, जिसमें बीमारी के प्रति जागरूकता, अच्छी लाइफस्टाइल और स्क्रीनिंग की बात कही गई है। इसके अलावा कैंसर से बचने के लिए बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ना, गुटखा तंबाकू खाना बंद करना, अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर देना, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और जरूरी इलाज कराना शामिल है। आपको बता दें कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 में दिया गया अनुमान देश भर की 28 जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्री और 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री के कैंसर के आंकड़ों के हिसाब से बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, इस वक्त चर्चा के लिए तो नहीं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपके सवाल हम सीधा उनसे पूछेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, फटाफट से परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब, जो कि चेयरमैन हैं AIO मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देशपांडे आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो कि जाने माने कैंसर सर्जन हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर देशपांडे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा सर। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पर्सनली बहुत सारी चौंकाती है। मैं डिटेल में जरूर बात करूंगा आपसे। मसलन नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी राज्यों में अगर कैंसर फैल रहा है तो चिंता का विषय है, लेकिन इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले आपसे यह समझना चाहूंगा सर कि ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट जो है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, क्या ये कुछ नई फाइंडिंग्स हैं? क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं या हमको चौंकाती हैं सर? ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के जो रिपोर्ट्स आते हैं, ये हर साल आते हैं और ये बहुत रिलायबल रिपोर्ट्स होते हैं। तो ये सारे करीब 58 से 60 जो नेशनल जो रजिस्ट्रीज है, उनका सब एक्यूमुलेट करके, वो डेटा एक्यूमुलेट करके, सारे हॉस्पिटल से एक्यूमुलेट करके, इंसिडेंट्स वगैरह देख के, वो सब डेटा कलेक्ट करके बाद में ये डेटा बाहर आ जाता है। और ये बहुत ही रिलायबल, इंडिया के लिए तो पूरा ये बहुत रिलायबल अच्छा डेटा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है हम हर साल देख रहे हैं कि प्रति साल में अपना इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ अपनी आबादी के प्रमाण में नहीं बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसा हम प्रगतिशील हो रहे हैं, वैसे कैंसर का इंसिडेंस भी जो है, जो दर जो है, वो भी बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जैसे कि आजवाल वगैरह एरिया में, इसका इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप टोटल इंडिया में देखेंगे तो 120 से 130 तक हर लाख पॉपुलेशन में कैंसर हर साल होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये करीब करीब दुगने से ज़्यादा है, यानी 260 से 270 तक ये रेट है। और विलेजेस के एरिया में, जैसे कि उस्मानाबाद में वगैरह, ये सबसे कम 40 और 50 के रेट के बीच में ये होता है। तो इसके बहुत कारण हैं। एक तो हम ऐसे कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पोल्यूशन तो सबसे कम है। लेकिन लोगों की जो आदतें हैं, जो ड्रिंक्स कहिए, टोबैको कंजम्पशन कहिए, ये बहुत करीब परसेंटेज में, वो ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाता है वहाँ पे। इसीलिए उनका इंसिडेंस ऑफ कैंसर वहाँ पे ज़्यादा है। और उसी कारण से ये इंसिडेंस कम होने के कारण विलेजेस में कैंसर का कम प्रमाण नज़र आता है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, बिल्कुल मैं सर की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो मैंने जिस बात से शुरुआत की थी वो ये कि जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो पर्सनली मुझे बड़ा चौंकाया इस रिपोर्ट ने कि नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में, जहां पर धरती का स्वर्ग पहाड़ों के बीच में, हिमालयन रेंज के बीच में जो बसे हुए लोग हैं, उनमें कहा जाता है कि आप खान पान कैसा भी खाइए, आबो हवा ऐसी है कि आपको बीमारियों से दूर रखती है। लेकिन आज के डेट में अगर ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल रहे हैं, जहां पर खान पान बड़ा सामान्य है, लोगों का लाइफस्टाइल बड़ी सामान्य है, आबो हवा अच्छी है, ऐसे में क्या सिर्फ टोबैको और लिकर कंजप्शन, क्या सिर्फ यही दो वजह हैं जिनकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है उन इलाकों में? जी अक्षय जी, जैसा आपने रिएक्शन दिया, आपकी प्रतिक्रिया थी ICMR की रिपोर्ट को देख के, कॉमन पब्लिक से यही एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक डरेगी और चौंक जाएगी कि क्या सुनने को मिल रहा है, 12% सर्ज। लेकिन
कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते डॉक्टर देशपांडे भी एग्री करेंगे इस बात से कि हम लोगों को ये चौंकाने वाला नहीं लग रहा है कि जिस रफ्तार से कैंसर बढ़ रहा था, हमें पता था 2020 में आंकड़े जो आएंगे चौंकाने वाले होंगे और हर 5 साल में ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन केसेज। अब ये क्यों बढ़ रहा है, इसमें मिला जुला आप समझना होगा। नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली एक चीज बता देता हूं, तंबाकू के अलावा तांबुल सुपारी जिसको कहते हैं, तांबुल के नाम से नॉर्थ ईस्ट में उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कल्चरली कस्टम के तहत ये लोग लेते हैं और माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर के केसेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावे तंबाकू, सुपारी, शराब तो सभी को पता है। फूड एडल्ट्रेशन, खान पान में मिलावट, जहरीली सब्जियां, जैसे सब्जियां जहां उगाई जा रही उन सब्जियों में आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मरकरी की मात्रा पाई गई है। अंडरग्राउंड वाटर, आर्सेनिक की बहुत मात्रा पाई गई है, खास करके दूर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। फूड एडल्ट्रेशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जिसमें है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। फास्ट फूड, वेस्टर्न फूड की तरफ जो भारतीय लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, फाइबर की कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, ये सारे कैंसर प्रोटेक्टिव हैं। ये सारी वजह मिला के और ख़ास करके जो हम एक बेवजह पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम भाग रहे हैं बिना साइंटिफिक टेम्पर रखे हुए, ये एक मिला जुला सा बड़ा जिसके कारण कैंसर केसेस बढ़े। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि गांव और नॉर्थ ईस्ट में क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन, जांच की सुविधा और इलाज की सुविधा की बहुतायत कमी है, बहुत कमी है, वहाँ बहुत कमी है। इसलिए कैंसर का केस अर्ली डिटेक्ट नहीं होता, एडवांस डिटेक्ट होता है। जब डिटेक्ट होता है तो स्टेज 3, स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मिला जुला, जिसके कारण आपको ऐसा आंकड़ा देखने को मिला है। जी अक्षय जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि हम पहाड़ों पर अच्छी आबो हवा में रहेंगे, खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ प्रकृति के भरोसे बैठे रहेंगे और हमें बीमारी नहीं होगी, तो उन लोगों के लिए ये आई ओपनिंग जरूर होगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे साफ आबो हवा वाले इलाकों में भी कैंसर पनप रहा है। और उसकी वजह क्या है? लापरवाही, अर्ली डिटेक्शन नहीं है, और दूसरा तंबाकू, और दूसरी जो आपके खान पीने की आदतें हैं वो बड़ा नुकसान कर रही हैं लोगों में। अब सवाल ये उठता है देशपांडे साहब, एक बड़ी ही आम धारणा है, मैं बिल्कुल आम लोगों का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, आपके माउथ कैंसर और गले के कैंसर के लिए तंबाकू एक बड़ा रीजन हो सकता है। खान पान की दिक्कतें बिल्कुल स्वाभाविक हैं कि कैंसर में ये इजाफा करेंगी। कई मर्तबा हमारे आसपास के लोगों में देखने को मिलता है, भाई वो न तंबाकू खाता था, न वो शराब पीता था, खान पान की आदतें भी ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर भी कैंसर हो गया। ये बड़ा चौंकाता है। तो ये कैंसर का ये जो अजीबोगरीब स्वरूप है, ये क्यों? देखिए, कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से होता है ऐसा नहीं है। अगर आपका मुंह का जो क्लीनलीनेस है, जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड जो कहते हैं, अगर दांत साफ नहीं है, अगर एसिडिटी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। और अगर ये टाइम पे अगर अटेंड नहीं की गई और इसे बढ़ावा दिया गया तो जाहिर है कि वो तकलीफ ज़रूर होगी। तो इसे हम कहते रहते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन, बहुत बार पेशेंट हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तो टोबैको नहीं खाता, शराब नहीं पीता, तो कैसे होगा? तो बहुत सारी बार ऐसे होता है कि सारी चीज़ें ठीक होके भी 5-10% लोगों में कैंसर ऐसा हो सकता है, और ये सिर्फ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, एक्सीडेंट से हो सकता है। यानी उसका जैसे वो कहते हैं कि भाई नसीब हमारा बुरा था, इसके लिए ऐसे हो गया। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसे सिर्फ नसीब पे अगर बोलते गए, जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पे रहने से जो मनमानी करे, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपका फिटनेस ठीक होना चाहिए। बहुत मोटे लोग जो होते हैं, तो इनमें एक 10%, 15% कैंसर के बीमारियां ज़्यादा होती है। तो भला वो शराब पिए या ना पिए, तो बहुत ज़्यादा मोटे होने से ये तकलीफ हो सकती है। डायबिटिक लोगों में बहुत बार कैंसर का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा वगैरह होता है। अगर दांत खराब है आदमी के, या कोई तकलीफ बहुत दिन से वो लगी रही है, क्रॉनिक इरिटेशन जो होता है, जैसे कि किसी का अगर हाथ जल गया हो और उसी एरिया में बार बार उसे लगता जाए, तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ऐसी कि हम सिर्फ पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर जो
एटमॉस्फेयर की जो पोल्यूशन है, जैसे कि आप कोई बड़े शहर में आप रह रहे हो, कि जैसे कि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो समझा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कम से कम 20 सिगरेट पीने के बराबर ऐसे समझते हैं। यानी आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करिए, आपको बम्बई में या दिल्ली में लंग कैंसर की, या कलकत्ता में लंग कैंसर का इंसिडेंस नॉर्मल विलेज से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा ऐसा नज़र आएगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कैंसर हो सकता है, और इसमें सिर्फ अपनी हैबिट्स के कारण होता है ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप हैबिट्स करते रहेंगे तो जाहिर है कि इसका इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सर। और मैं फटाफट से डॉक्टर अंशुमान के पास जाऊंगा और ब्रेक से पहले उनसे ये सवाल और क्विक रिएक्शन उनका। सर, एक और आम धारणा है कि भाई हमारे परिवार में दूर दूर तक किसी को कैंसर नहीं है तो फिर हमें कैंसर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अपने आप ये धारणा बना के रखते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है कि भाई कैंसर तो एक हेरिडिटी वाली बीमारी है, अगर आपके वंश वृक्ष में किसी को कैंसर हो चुका है तो बड़ी संभावनाएं हैं कि आपको भी हो जाए, वरना आप चिंता मत कीजिए, इतनी डरने की बात नहीं है। क्या हेरिडिटी से कैंसर का कोई संबंध है अंशुमान सर? जी दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया, पब्लिक कनेक्ट का सवाल है ये जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ 5 से 15% कैंसर के केसेज हेरिडिटरी होते हैं, मतलब अनुवांशिक तौर पे ये पिताजी माताजी को हो और बच्चों में हो जाए, ऐसा होता है। बाकी अधिकतम कैंसर 75 से 85% कैंसर आपके स्पोरैडिक होते हैं। स्पोरैडिक से मतलब है आपके खुद के जीवन शैली में बदलाव, वातावरण में खराबी, ऐसी जगह आप अगर रह रहे हैं, इन चीज़ों का कारण होता है। इसलिए आप अगर अनुवांशिक कैंसर की बात करेंगे, जीन रिलेटेड जेनेटिक कैंसर की बात करेंगे, तो सिर्फ 15% केसेज हैं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि घर में कैंसर का केस नहीं हुआ तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपको बचाव करना है। और सबसे खास बात है, कैंसर एक भयानक बीमारी है लेकिन सेम टाइम प्रिवेंटेबल डिजीज है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसको हम रोक सकते हैं सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करके, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और देश के स्तर पे, तीनों स्तर पे अगर बदलाव करें तो कैंसर के केसेज को हम कम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है इसमें। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2020 के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसके मुताबिक 12% कैंसर के मरीज 2025 तक बढ़ जाएंगे। कैंसर कम होने की जगह लगातार बढ़ रहा है जो, लेकिन हमारे पैनल पे मौजूद स्पेशलिस्ट्स का कहना है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले तो नहीं हैं, ये प्रेडिक्टेबल, ये जो प्रेडिक्शन था ऑलरेडी, जैसा अनुमान था उसी लाइन पर है, लेकिन उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और कैंसर के स्वरूप क्या है उसको समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर देशपांडे, हमने कोविड का पूरा कोविड काल गुजारा, अभी भी उसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं और आज नहीं तो कल हम कोविड को मात देकर जरूर रहेंगे, ये हमें उम्मीद है, हमें आशा है। लेकिन कैंसर के साथ हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कोविड से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 हथियार थे। क्या ऐसी कोई बेसिक हथियार कैंसर से बचने के लिए भी हैं? हाँ जी, एक तो जो नेचुरल अवेयरनेस है, यानी कि कैंसर ये एक बीमारी है, अगर आप इसे अटेंड नहीं करेंगे तो ये बहुत तकलीफ देगी, बहुत भारी बीमारी है। आगे चल के अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि कैंसर का इलाज कहाँ होता है और कैसे होता है, इसके लिए थोड़ी जनरल जानकारी हर एक को होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ डर के या आंख बंद करके ये तकलीफ दूर नहीं होती, तो थोड़ी जानकारी इससे होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ऐसी है कि व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और देश के स्तर पे हर एक आदमी का, हर एक सिटीजन का एक रोल होता है। जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पे आप देखिएगा, कारण क्या है, एक तो है जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज करना, मोटापा कम करना, हार्मोन्स वगैरह ना लेना और अपनी आदतें अच्छी करना, यानी तम्बाकू से दूर रहे, शराब से दूर रहे और अच्छा खाना खाएं। जैसे कि बहुत सारी खाने की चीज़ें जो है जो लिखी गई है, और ये कोई भी आप अच्छी बुक पढ़ेंगे या कोई न्यूज़ अगर देखेंगे तो ये दिखाया जाता है कि कौन सी खाना खाने में ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि जो फाइबर होता है वो अपने आंत के कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो ज़रूरी है
कि आप ज़्यादा लाल मांस खाने के बजाय आप ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे तो बड़ी आंत का कैंसर कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से जो लोग पाश्चात्य देशों में जो गए, अमेरिका में, जहाँ पहले से आंत का कर्करोग का कैंसर का जो इंसिडेंट ज़्यादा है, वो लोग वहाँ का खाना खाने लगे। हमारा देसी खाना जो इंडियन खाना है वो छोड़ के वो वेस्टर्नाइज जब होते हैं तभी उनका आंत का कैंसर का इंसिडेंट बढ़ जाता है। तो ज़रूरी है कि हम अपना जो खाना है वो चेंज ना करें, अच्छा रफेज वाला खाएं। और इसके अलावा टमाटर है, ब्रोकोली है, जो एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा होते हैं और इससे कैंसर कम हो सकता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, बहुत तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आप जाएंगे रास्ते पे अगर जाएंगे तो बहुत पकोड़े बहुत टेस्टी रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो तेल बहुत बार उबाला गया होगा उस तेल में जो पकोड़े बनते हैं उसमें टेस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें कैंसर के लिए इन्विटेशन भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें तो बेहतर रहेगा। तो अपने फूड पे ध्यान दें, अपने खाने पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल, और बुरी आदतों से दूर रहें। यानी कि संतुलित आहार, बुरी आदतों से दूर रहना और संयमित जीवन शैली जिसमें व्यायाम शामिल है, आपकी एक डिसिप्लिन दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक शामिल है, आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। इतना आसान है कैंसर से बचना। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर किसी को कैंसर माना अन्य कारणों से अगर हो भी गया तो चिंता ये हो जाती है कि साहब जो घर बनाया है, जो बैंक बैलेंस है, अब तो वो गया, घर बेचना पड़ेगा, जमीन बेचनी पड़ेगी, कर्जा लेना पड़ेगा, तब जाकर बचेंगे। क्या वाकई में एक बार कैंसर हो जाने के बाद आदमी की ये स्थिति हो जाती है कि घर बार बेचने तक की नौबत आ जाए? जी, पहले वहीं से शुरू करता हूं जहां डॉक्टर देशपांडे ने खत्म किया कि इसको समराइज करने के लिए, पब्लिक को समझने, दर्शक को समझने के लिए आहार, व्यवहार और विचार, 3 चीज़ों को सामंजस्य में लाएं, संतुलन में लाएं, कैंसर से बचेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्यों कैंसर का इलाज इतना भयानक तरीके से पब्लिक में परसेप्शन में है? कारण यही है, पहली बात, लोग समझते हैं कैंसर साध्य रोग नहीं है, मतलब ठीक होने वाला नहीं है, और दूसरा, हो जाए तो इसके इलाज में खर्चा बहुत होता है। पहली बात मानिए, कैंसर एक इलाज के लायक बीमारी है, साध्य रोग है, लाइलाज नहीं है। दूसरा, जहां तक खर्चे की बात है, इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस। जितनी शुरुआत में पकड़ हो जाए कैंसर की, तो एक तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और खर्चे भी कम लगेंगे, क्योंकि शुरू में कैंसर अगर पकड़ में आए, ऑपरेशन से अगर निकल सकता है, ये रेडिएशन से, दवाइयों से कैसे ठीक हो सकता है, डॉक्टर डिसाइड करता है, कम खर्चे में इलाज हो जाता है। दूसरा, जो राष्ट्रीय स्तर पे जरूरत है, कैंसर स्क्रीनिंग पूरे इंडिया में, कैंसर प्रिवेंशन पूरे इंडिया में एक प्रोटोकॉल लगना चाहिए, और सरकार कैंसर के इलाजों का रेगुलेशन सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध हो और प्राइवेट संस्थाओं में उसका रेट का रेगुलेशन सरकारी तौर पे किया जाए, तो कैंसर इलाज के लायक भी है और बहुत खर्चीला भी नहीं। दोनों बातों को हम अचीव कर सकते हैं, डुएबल है, अनडुएबल सब्जेक्ट नहीं है ये। बिल्कुल, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हो और सरकार एक समान नीति बनाकर आए पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, तो इसका इलाज भी कम आएगा। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंशुमान ने कही। ये बड़ी अजीब सी धारणा है कि कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज मौजूद है, डॉक्टर अंशुमान कह रहे हैं, बशर्ते कि आप उसका सही समय पर डायग्नोसिस करें और लक्षण जो है वो आपके पास, मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस आजकल हर किसी के पास होगी कि उसके लक्षण क्या हैं। उन लक्षणों को अगर पकड़कर समय पर इलाज शुरू कर दें तो बाकायदा इसको हराया भी जा सकता है। डॉक्टर रमाकांत, एक हम देख रहे हैं आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारा जो समाज है, महिलाओं का जो तबका है, वो इसकी चपेट में आ रहा है। क्या वाकई में स्तन कैंसर से पार पाना इतना मुश्किल है, या इसका भी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ये भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछ रहे हैं? यस सर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का जो कैंसर है, देखिए इसका जो इंसिडेंस है जो अभी तो बढ़ रहा है। जैसे कि अपने देश में, भारत देश में करीब 2 लाख लोगों को
स्तन का कैंसर हर साल होता है और ये प्रमाण पिछले 10 साल में बढ़ के 2 लाख तक आ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 2.5 से 3 लाख तक जा सकता है अगले 5 या 10 साल में। इसके कारण अनेक है। एक है कि स्तन का कर्करोग जो है, कैंसर जो है, ये हार्मोन से निगडित है। ये हार्मोन की इरेगुलरिटी से होता है ऐसे माना जाता है। तो पहले ज़माने में लड़कियों की शादी जल्दी होती थी, उनके बच्चे जल्दी होते थे, स्तनपान वो कराते थे, दूध वगैरह पिलाते थे बच्चों को। तो ये तीनों चीज़ें आज थोड़ा देखा जाता है कि थोड़ी एडवांसमेंट के कारण ये तीनों चीज़ें एकदम डिले होती है और बहुत सारी लड़कियां जो है 30-30 साल तक शादियां नहीं करती, 35 साल तक उनको बच्चा नहीं होता और होने के बाद भी अपनी फिगर के कारण में या सोशल कारण से वो स्तनपान ब्रेस्ट मिल्किंग वो नहीं कराती है। तो इस कारण से ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये कैंसर भी अगर जल्दी स्टेज में, यानी बहुत बार प्रिवेंटिव चेकअप में, कभी कभी जब हाथ को गांठ लगती भी नहीं है, ऐसे स्टेज में अगर इसका डायग्नोसिस हो तो 95% लोगों में ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। अभी क्योर होता है इसका मतलब क्या है? आज अगर कोई लड़की 5 साल की हो तो उसकी जो अनुमानित जीवनमान जो होता है, एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये 71 ईयर्स तक हो जाती है। मेल का जो है ये 68 होता है। तो इसका 5 साल की उम्र के बाद इसका एक्सपेक्टेड 71 तक रीच होने की परसेंटेज कितनी है? तो अगर फर्स्ट स्टेज में डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट हो गया तो 95% है, सेकेंड स्टेज में 60 to 70% है, थर्ड स्टेज में 40% है और स्टेज 4 में 15%। यानी इसमें भी वही थ्योरी एप्लीकेबल है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का भी अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर दिया और उसके लक्षण पकड़कर आप सही समय पर इलाज कराना आपने शुरू कर दिया तो पूरी तरह से आप इस पर भी पार पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमाकांत देशपांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।